आधी हकीकत आधा फसाना। आज की कहानी में हमने रहस्य की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। हमने एक ऐसी खोज को अंजाम तक पहुंचाया है जिसे टीवी के इतिहास में कभी किसी और चैनल ने आप तक नहीं पहुंचाया। यह कहानी अभी तक सिर्फ किताबों और लोगों के जरिए ही आप सुन पाए थे, लेकिन आज सबूतों और गवाहों के साथ हमने परतों में दबी उस कहानी का पर्दाफाश किया है जो हजारों वर्ग मीटर के किले में बीते करीब 350 साल से दफन थी। तो चलिए शुरू करते हैं रहस्य और रोमांच से भरा वो सफर जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश की जिसे मराठा साम्राज्य के शिल्पकार छत्रपति शिवाजी महाराज और एक भयानक युद्ध से जोड़कर देखा जाता है। सोचिए, इस इलाके में एक भीषण युद्ध छिड़ा है जहां से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही हैं। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये इतिहास में दर्ज उस कहानी का फ्लैशबैक है जो एक बार फिर सबूतों और गवाहों के साथ जिंदा हो उठी। पुराने जो हमारे बुजुर्ग है वो कहते हैं कि यह धन शिवाजी महाराज ने रखी है या छुपाए। यही धन है, धन यही किले में, हाँ यही किले पे है। धन यहाँ पे गड़ा हुआ है, आज भी लोग खोज रहे हैं, वो किसी को मिला ही नहीं है, कहाँ रखा है वो। उसी अकूत खजाने की कहानी का एक सिरा हमारे हाथ लग चुका है। खजाने का नक्शा, एक रहस्यमयी तहखाना, सब कुछ हमारे सामने है। लोग आज भी उस धन को तलाश कर रहे हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हमारा सफर उस विशाल काय किले की तरफ है जहां से कभी भी किसी की भी किस्मत का दरवाजा खुल सकता है, क्योंकि ये सफर है छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी से जुड़ी एक कालजयी कहानी का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर किस कहानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, उनके शौर्य, साहस और कूटनीति से जुड़ी ढेरों कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन हम आज शिवाजी महाराज की वो शौर्य गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं जिसका जिक्र मशहूर मराठी लेखक मुरलीधर खैरनार ने अपनी शोध नाम की किताब में किया है। रहस्य, रोमांच और शिवाजी के पराक्रम से जुड़ी ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने के बाद कई लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उस खजाने की तलाश कर चुके हैं जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर दूसरी बार हमला करके मुगलों से हासिल किया था। दावा किया जाता है कि वही खजाना आज भी नासिक के अहिवंतगढ़ किले में मौजूद है। आज सबूतों और गवाहों के साथ हम आपको उसी किले तक ले जाने वाले हैं। चाह का राह से पुराना नाता है। अगर मन में ठान लिया तो दुश्वारियां भी धूल फांकती हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम
हर बार की तरह इस बार भी उस सफर पर निकल पड़ी है जो रहस्य और रोमांच के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का साक्षी है जिसके अतीत में खून से सनी एक भयानक युद्ध की इबारत लिखी है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये जगह है महाराष्ट्र के नासिक में सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं। और सह्याद्री की इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से लिखा गया था हिंदवी स्वराज्य का इतिहास। जी, आप समझ ही गए होंगे कि जिस कहानी को ढूंढते ढूंढते सह्याद्री की इन पर्वत श्रृंखलाओं में हम पहुँचे हैं वो कहानी जुड़ी हुई है राजाधिराज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज से। और सह्याद्री की ये भूमि साक्षी है शिवाजी महाराज के शौर्य की कहानियों की। कहानी भले ही 350 साल पुरानी है, लेकिन उसे जानने और सुनने वालों की जुबान पर वो आज भी जस की तस है। न उस कहानी में घटनाएं बदली हैं और ना ही कोई किरदार। अगर कुछ बदला है तो वो है उस किले का ढांचा। ये यादव राजाओं ने इस किले का निर्माण कराया। उसके बाद किन किन राजाओं ने राज किया यहाँ? उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने राज किया। अच्छा, उसके मुगल बाद आए। में मुगल आए और मुगल आने के बाद यहाँ पे सब हिंदू का जो शासक था उसको तोड़ मरोड़ डाला उसने। अच्छा, मुगलों ने फिर वो मुगलों ने हाँ। उसके बाद में 1688 तक छत्रपति की कारकिर्द में हमारे पूर्वज जो गंगाजीराव मौर्य देशमुख, अच्छा, जिन्होंने जो 13वीं पीढ़ी के हाँ, पहले वाले थे आपके। 13वीं, हाँ, उन्होंने ये सब ताबे में लेके छत्रपति को अर्पण किया था। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ आगे क्या होने वाला था ये हम नहीं जानते थे। बस पढ़ी लिखी और सुनी सुनाई कहानियों के सहारे हम खंडहर हो चुके किले की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक किले की दीवार पर उकेरी गई एक प्रतिमा ने हमारे कदमों को रोक दिया। मराठा शासकों द्वारा इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से अपने दुश्मनों को यह चेतावनी दी गई थी कि भले ही तुम हाथी की तरह शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन हम शोभ शिल्प है और तुमने हमारे साम्राज्य की तरफ अपनी आंख उठाकर देखा तो हम हमारे एक पैर के तले तुम्हारा सारा साम्राज्य कुचल देंगे। खजाने की तलाश में अब हम किले की चौखट से अंदर की तरफ दाखिल हो चुके थे। ये एक प्रवेशद्वार है, यहाँ से आप किले के अंदर आ गए। हाँ, आ गए। यहाँ से सीढ़ियाँ बड़ी हो जाती है, यहाँ से विशाल बड़ी हो जाती जाती है और और बड़ी ये सैनिकों के बैठने की जगह है। ये सैनिकों को बैठने की जगह है। जल्द ही हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें सन 1670 की वो घटना छिपी थी जिसमें छत्रपति शिवाजी सबसे अहम किरदार थे। ये घटना थी सूरत पर हुए दूसरे हमले की। हाथगढ़ किले के सामने वैली में आप ये जो इमारतें देख रहे हैं ये इलाका है गुजरात के डांग जिले का। हाथगढ़ किले से गुजरात के सूरत की दूरी महज 165 किलोमीटर है। मुगल काल में गुजरात का सूरत मुगलों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और मुगल स्वराज से जितना भी खजाना लूटते थे उसे मुगलों के इसी बाजार में नीलाम किया जाता था। उस समय में सूरत हीरे, चांदी, मानिक, रत्नों का सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था। जब स्वराज्य को मजबूत करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को धन की जरूरत पड़ी तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों द्वारा लूटा हुआ यही धन स्वराज्य में वापस लाने के लिए सूरत पर सन 1670 में दूसरी बार आक्रमण किया। यानी हम एक ऐसी जगह पर मौजूद थे जहां इतिहास से जुड़ी एक बेहद अहम घटना दर्ज थी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत आए थे लूट करने, वो लूट करके हरगढ़ में आ गए। हरगढ़ में वो 3000 थैली लेके आए थे। वो यहाँ पर लाने के बाद
जो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे विश्राम के लिए रुके थे। गुप्तचरों ने उन्हें सूचना दी कि सूरत से लूट कर लाए हुए खजाने को वापस लूटने के लिए दो मुगल सरदार इखलास खान और दाऊद खान इस रास्ते से उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मात्र 22,000 सैनिक थे और यह सूचना मिलते ही महाराज ने सेना की दो टुकड़ियाँ की। पहली 11,000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ उन्होंने सूरत से लाया हुआ सारा खजाना हाथगढ़ के इस किले से भेज दिया और उसके बाद हाथ में तलवार लेकर खुद छत्रपति शिवाजी महाराज सेना की दूसरी टुकड़ी के साथ मुगलों से लोहा लेने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है युद्ध से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने खजाने का एक हिस्सा इस किले में भी किसी गुप्त ठिकाने पर छुपा दिया था। लोग क्या करते हैं कि वो धन यहाँ पे गड़ा हुआ है। अच्छा। इसलिए लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नीचे भी खन खोद करते हैं, गढ़ के ऊपर भी अच्छा, खन खोद यानी करते हैं, अभी भी चालू है उनका। सूरत युद्ध की घटना तो इतिहास में दर्ज है, लेकिन यहाँ या अहिवंतगढ़ किले में खजाना होने का कोई सबूत है भी या नहीं। हमारी बात सुनकर किले के सरदार के वंशज ने एक ऐसा सबूत हमारे सामने रख दिया जिसे देखकर हम भी दंग रह गए। ये कौन सी भाषा में है? मोड़ी। मूड़ी भाषा। ये मूड़ी भाषा, अच्छा, मराठी की जो मूल मराठी- भाषा होती है मूड़ी, हाँ, मोड़ी उसमें देवनागरी, लिखा है क्या? उसमें लिखा है। तो ये कोड में है सब। अच्छा, ये तो कौन- यहाँ से, हाँ, तो वो यहाँ से जो खजाना गया वो कहाँ छुपा है ये किसी को पता नहीं है, ये किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता। ये सारे सबूत छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर मनोहर हनुमंत देशमुख यानी हमारे साथी के पूर्वजों ने बनाए थे, जो कभी इस किले के सरदार हुआ करते थे। सूरत लूट के जो नक्शा है वो है हमारे पास। ये नक्शा है, ये जो है ये नक्शा है, और ये हथगढ़ किले का जो है वो नक्शा है, वो पुराना है सब। और ये जो है सूरत लूट से, जो छत्रपति ने सूरत लूट से जो लाया था उस बारे में ये ताम्रपट है। कहा जाता है कि खजाना जमीन के अंदर बने किसी गुप्त तहखाने या दीवारों के पीछे बने किसी गुप्त दरवाजे के अंदर छुपा है। शायद इसीलिए तमाम कोशिशों के बाद भी कोई उसे तलाश नहीं पाया। पुराने जो हमारे बुजुर्ग है वो कहते आए कि यह धन शिवाजी महाराज ने रखी है या छुपाए, इतना मालूम है। इतना ही नहीं, जिस शख्स के पास खजाने से जुड़े इतने सारे सबूत हैं, उन्हें भी सिवाय कुछ संकेतों के कुछ नहीं पता था। ऐसी बहुत कहानियाँ हो चुकी। कोई बोलता है त्र्यंबकेश्वर के रास्ते से गए, कोई बोलते हैं हथगढ़, अभी हम बोलते हैं हथगढ़ रास्ते से गए, कोई बोले कंचनबारी से गए, कौन कहाँ से गए और धन कहाँ रखा है, वो रायगढ़ पहुँचा है क्या नहीं है, ये किसी को ही पता नहीं है। दूसरे खोजकर्ताओं के पास खजाने का रास्ता तलाशने वाला ताम्रपत्र नहीं था और वो हमारे हाथ लग गया था। लेकिन ताम्रपत्र की भाषा और इशारों को समझना किसी पहेली की तरह था। हमने वो सुलझा लिया तो समझो खजाना तलाशना बाएं हाथ का खेल होगा। इसीलिए नक्शे और ताम्रपत्र से जुड़ी कहानी को हमने और गहराई से समझने की कोशिश की। 1585 को ये नक्शा तैयार हुआ था। उसके बाद में जो सूरत लूट हुई थी उसमें ऐसा लिखा है कि जो लूट से लाया गया धन जो है वो सही सलामत, जिस दो टुकड़ी बनाई थी, एक टुकड़ी के पास उन्होंने वो नक्शा दिया था, उसमें ऐसा लिखा है कि जहाँ रुद्र शिव का मंदिर होगा और जहाँ पे कोई शत्रु हमला नहीं कर पाएगा, ऐसे जगह पे ये ताम्रपट में ये दर्शाता है कि वहाँ पे वो धन उस रास्ते से जाना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए।
अब हमारे सामने सब कुछ साफ था कि कैसे शिवाजी की सेना ने खजाने को मुगलों से बचाने के लिए उसे छुपा दिया और सारे राज इस ताम्रपत्र के जरिए सांकेतिक भाषा में दर्ज करा दी। यानी ऐसी रहस्यमयी भाषा जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादारों के अलावा कोई समझ न सके। इस शिवकालीन ताम्रपत्र में खुद शिवाजी महाराज ने आदेश दिया है कि सूरत से लाए हुए खजाने को किसी ऐसे किले में छिपाया जाए जहां पर शिवरुद्र यानी हनुमान जी और शिवजी का मंदिर हो। और अगर कहानी के अनुसार सूरत से लाया हुआ खजाना कहीं आज भी मौजूद है तो वो ऐसे ही किसी किले में मौजूद है जहां शिवरुद्र का मंदिर है। इसका मतलब है कि जहां महाबली और महादेव का मंदिर होगा, खजाना वहीं कहीं पास में छुपा होगा। इन्हीं सबूतों के साथ हम किले को खंगालने निकल पड़े। 1670 में शिवाजी महाराज सूरत से खजाना लेकर आए थे। वो खजाना आज भी हाथगढ़ के इस किले में मौजूद है, ऐसा लोगों को लगता है। ये चेंबर देखिए यहाँ पर, ये पूरा कंक्रीट का चेंबर यहाँ पर जो है उस वक्त बना हुआ था। बड़ा जो है ये चेंबर जो है रहा होगा, काफ़ी मजबूत ये चेंबर था। इस चेंबर को देखिए, यहाँ से पूरा ये चेंबर पैक रहा होगा, लेकिन धन इसी तरीके से छुपाया जाता है। नीचे धन छुपा दिया जाता है और उसके बाद जो है उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है। इस स्ट्रक्चर को लोगों ने करीबन 6 फीट तक अंदर तक खोद कर रखा हुआ है। तो क्या पहले खजाना छुपाया गया, फिर ताम्रपत्र में सुराग दर्ज किए गए, लेकिन बाद में शिवाजी ने खजाना खुद यहां से हटा लिया, जिसके जिक्र वाला ताम्रपत्र हमें नहीं मिला। जो भी हो, अगर ऐसा था भी तो वो गुप्त कमरा तो जरूर मिलेगा, और वो मिला तो खजाने की कहानी सच्ची साबित हो जाएगी। खोजते तो आज भी है, पेशे तक की बात तो अलग थी, लेकिन आज भी लोग खोज रहे हैं। वो किसी को मिला ही नहीं है, कहाँ रखा है वो। तो जहाँ पे अगर रुद्र महादेव का मंदिर होगा, जो अंदर के हिस्से में महादेव जी की लिंग होगा और बाहर मारुति का मंदिर होगा, एक बजरंगबली की मूर्त होगी, ऐसा कोई तो भी ठिकाना होगा, वहाँ पे ये मिलेगा। हमें इस किले में हनुमान या महादेव का कोई मंदिर नहीं मिला। कहीं ताम्रपत्र पर लिखे सांकेतिक शब्दों वाली गुप्त जगह अहिवंतगढ़ के किले में तो नहीं, कहीं खजाना अहिवंतगढ़ में तो नहीं छिपा। यही पता करने आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अहिवंतगढ़ के किले में पहुंच गई। यह अहिवंतगढ़ का किला है और इस अहिवंतगढ़ के किले पे है रुद्र शिव का मंदिर। इस पूरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में सिर्फ इसी किले पर रुद्र शिव का मंदिर है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के ताम्रपत्र में भी ऐसे किले का उल्लेख किया गया है जिसमें रुद्र शिव का मंदिर है। कहते हैं इस किले में ऐसी सैकड़ों गुफाएं हैं जहां पर अगर कोई चीज़ छिपाई जाए तो उसे ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन होगा। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि सूरत से जो खजाना लाया गया था उसकी एक बहुत बड़ी खेप इस किले में लाकर छुपाई गई। किले में दाखिल होने से पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी था। किले में ये सबसे बड़ा किला है। इस किले पे रुद्र शिव का एक मंदिर है। अच्छा, इसी किले पे इसी किले पे रुद्र शिव का एक मंदिर है। और ये किले पे बहुत बड़ी बड़ी गहरी गुफाएं, कुछ तो गुफाएं ऐसी है यहाँ बहुत लोग रह सकते, कुछ भी रख सकते, धन भी रख सकते। लेकिन इस किले में अभी तक कोई ज्यादा गुफाएं लोगों को मिली भी नहीं। मंजिल हमारे सामने थी, लेकिन हम ये हरगिज नहीं जानते थे कि अब हमें किन चुनौतियों का सामना करना था। आधी हकीकत आधा फसाना, ये पहली बार था जब किसी तलाश से जुड़ा नक्शा और सबूत लेकर हम आगे बढ़ रहे थे।
हमें पूरा भरोसा था कि इस बार हम उस खजाने से जुड़ा कोई ना कोई सुराग जरूर हासिल कर लेंगे। इसलिए हम पूरी मुस्तैदी के साथ अहिवंतगढ़ किले की तरफ निकल पड़े। लेकिन खजाने की यह तलाश हमें किस मोड़ पर ले आएगी, यह भी हम नहीं जानते थे। हमें बताया गया था कि यह बेहद बड़ा किला है, खजाने की तलाश में कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना पता था कि खजाना किले के ही किसी कोने में दफन है, लेकिन उसे हासिल करने में कितने दिन बीतने वाले हैं, यह समझ से परे था। इतना ही नहीं, किले में दाखिल होने वाला रास्ता भी हमारे लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। अहिवंतगढ़ के दुर्ग तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था, मानो कांटों की सेज पर चलना हो और आग के दरिया को पार करना हो। कटीली झाड़ियों में यहाँ देखिए, यहाँ काफ़ी कटीली झाड़ियाँ है। चलते चलते मैंने सहारे के लिए ऊपर चढ़ रहा था और मैंने एक झाड़ी को पकड़ने की कोशिश की और उसका कांटा मेरी उंगली के अंदर तक चले गया। खून लहू लहू हो गई उंगली। कटीली झाड़ियां, पथरीला रास्ता, ये सब कुछ जले पर नमक छिड़कने जैसा था। हालात तब और दुश्वारियों भरे हो गए जब शुरुआती कुछ मिनटों में ही हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगी। धूप बहुत तेज हो चुकी है, मेरे होंठ पूरी तरीके से सूख चुके हैं और शरीर डिहाइड्रेट हो रहा है। चला। ये दुर्गम रास्ता इस बात की भी गवाही दे रहा था कि आखिर खजाना छिपाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने इस जगह को क्यों चुना होगा। शत्रुओं को यहाँ पहुँचने में बहुत समय लगेगा और इसी के चलते हुए कहा जाता है कि इस किले को सुरक्षित मानकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत से लाए हुए खजाने की एक खेप यहीं भेजी थी। दावा तो यह भी किया जाता है कि अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए शिवाजी ने एक खास महीने को चुना था और वो महीना था अक्टूबर का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अक्टूबर 1670 में सूरत से स्वराज का खजाना वापस लाया था। अक्टूबर के महीने में ये इलाका पूरी तरीके से हरा होता है, ठंड का समय होता है थोड़ा थोड़ा, और उस वक्त बारिश भी होती है, जिसके चलते हुए ये पूरा इलाका काफ़ी हरा होता है और उस समय यहाँ चढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक खजाने को पहले मराठाओं ने तलाशा, फिर पेशवा और मुगलों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक सबने खजाना तलाशने की कोशिश की, लेकिन खजाने का रहस्य छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के साथ ही गुम हो गया। यानी खजाना कहीं तो है, ये बात तय है, लेकिन कहां, आज हमें वही तलाशना है। अहिवंतगढ़ किले के ऊपर हम आ गए हैं। हमारे साथ आए लोकल गाइड ने हमें बताया है कि कुछ दिनों पहले इस जगह पर बाहर से आए हुए कुछ लोग खुदाई करते हुए दिखे थे। शायद से हो सकता है यहाँ कोई गुप्त जगह हो। गांव के लोग भी इस तरफ इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नीचे ढलान है और यहाँ से उतरना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और अब जो कुछ हमारे सामने था वो इस बात की साफ गवाही दे रहा था कि किले को लेकर कही सुनी बातें सिर्फ कहानियां नहीं थी,
बल्कि उनका हकीकत से गहरा नाता है, क्योंकि किले पर विशाल पत्थरों को काटकर ऐसे चेंबर बनाए गए थे जिनका इस्तेमाल कभी शिवाजी की सेना ने किया होगा। हेवंतगढ़ के किले में इस तरीके से यहाँ पर सिपाहियों के छुपने के लिए ये खंदक बनाए गए हैं। ये प्राकृतिक नहीं है, चट्टानों को खोद कर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए गए। और यहाँ पर ये देखिए पानी के स्रोत है, छोटे छोटे पानी के स्रोत बनाए गए हैं ताकि यहाँ जब सिपाही रहे तो उनको पीने के लिए पानी मिल सके। अब अतीत की तस्वीर किसी सिनेमा की फिल्म की तरह हमारे सामने चल रही थी, क्योंकि हम उस रुद्र और शिव के मंदिर के पास पहुंच चुके थे जहां खजाना छिपे होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। हेवंतगढ़ के किले के ऊपर ये रुद्र शिव का मंदिर है। रुद्र यानी कि हनुमान जी और शिव यानी कि महादेव। और कहानियाँ कहती है कि इसी किले में सूरज से लाए गए खजाने की बड़ी खेप आज भी छिपी हुई है। लेकिन अब भी हमारे हाथ हताशा और थकान के अलावा कुछ नहीं लगा था। उस पर दिन धीरे धीरे ढलता जा रहा था। यहाँ से नीचे उतरने के लिए हमें रस्सी बांधनी पड़ी है। ढलान काफ़ी सीधी है नीचे और रात का समय है। यहाँ से ढलान एकदम सीधी है। ओह शिट। देखिए यहाँ से ढलान इतनी खड़ी है कि रस्सी होने के बावजूद यहाँ पकड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल है। दिन अब पूरी तरह ढल चुका था, लेकिन हम अपने मकसद पर विराम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इस बार हमारा यकीन हमें और ज्यादा ताकत दे रहा था। पूरा चट्टानी इलाका है, खड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर और नीचे हजारों फीट की ढलान है। यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अचानक इन चट्टानों पर ये सीढ़ियाँ हमें दिखाई दी। चट्टानों को काटकर ये सीढ़ियाँ बनाई गई है जो बिल्कुल चौंकाने वाली है। हो सकता है कि ये सीढ़ियाँ किसी गुप्त चेंबर की तरफ जाती हो। इन रास्तों पर दिन में चलना मुश्किल होता है, तो सोचिए रात में इन रास्तों पर चलने में कितना डर लग रहा होगा हमें। अभी तक तो हमने सिर्फ सुना ही था कि खजाने के चक्कर में लोग किले में आज भी खुदाई करते हैं, लेकिन जल्द ही हमें एक ऐसा तहखाना दिखाई दिया जहां मिट्टी को कुछ ही घंटों पहले खोदा गया था। ये अभी खुदा हुआ है। ये अभी खुदा हुआ है। हाँ, ये देखो ताजा ताजा माटी, मिट्टी जो है कि मिट्टी अभी निकाली। इसी तरीके से खोद के रखते हैं पूरे किले में। पूरे किले में खोदा हुआ है इसी तरह। अच्छा, यानी जहाँ जहाँ चेम्बर्स होते हैं, जहाँ चेम्बर्स जगह रहती है वहाँ खुदा हुआ है। खुदा हुआ है। तो खजाने की तलाश में आज भी खुदाई जो है 350 साल पहले सूरत से खजाना लाया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। 350 साल बाद भी लोग उस खजाने को तलाश रहे इस किले में। पहला चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर और आगे तीसरा चैम्बर। यहाँ 3 चैम्बर मौजूद है। पहले चैम्बर में खुदाई की गई थी, हाल ही में वो खुदाई हुई है, ऐसा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। उसके बाद ये दूसरा चैम्बर है, तीसरा चैम्बर है। इन चैम्बर्स में खुदाई नहीं हुई। रात के इस तलाशी अभियान में ठीक 1 घंटे बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने हमारे कदमों को रोक दिया। 3 चैम्बर्स जहाँ थे वहाँ से थोड़ा आगे हम बढ़े तो हमें चट्टानी इलाका मिला और चट्टानी इलाके में इस तरीके से चट्टान को काट के अंदर जाने का एक गुफानुमा रास्ता बनाया गया है। काफ़ी अंदर तक ही जा रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज गनीमी काबा युद्ध नीति अपनाते थे, जिसके तहत
छुपकर दुश्मन पर वार किया जाता था, सोची समझी रणनीति होती थी। रास्ता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सकरा है। इस जगह को आप देखिए, छेनी हथौड़ी से तोड़कर जो है ये बनाया गया है। 30 से 35 फीट अंदर आने के बाद यहाँ ये चेंबर बंद हो जाता है। यह पानी का एक स्रोत है और इसके अंदर एक चेंबर पानी के अंदर दिखाई दे रहा है। ये चेंबर अंदर की तरफ जा रहा है। शायद से हो सकता है यहाँ अंदर जाने का कोई रास्ता हो, लेकिन पानी भरा हुआ है पूरा, अंदर नहीं जाया जा सकता। पुराने समय में ऐसी ही जगहों का इस्तेमाल खजाना छिपाने के लिए किया जाता था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हमारे तलाशी अभियान को मुश्किल बना रही थी। ऑक्सीजन बिल्कुल कम है यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। सर भारी भारी लगने लगा है। पता नहीं पानी यहाँ कैसे आया, लेकिन इसके अंदर जाने का एक चेंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई आदमी नहीं रख सकता क्योंकि ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी है। देखिए आप पसीना मेरे चेहरे पे साफ देख पा रहे होंगे, खिंचाव मेरे चेहरे पे साफ देख पा रहे होंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ नहीं मिल पा रही है। बाहर निकलते देखिए बहुत सफोकेशन हो रहा है। थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर निकला जाए। इसलिए कुछ देर बाहर रहने के बाद एक बार फिर हमने अपनी तलाश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक बार फिर अंदर जाकर देखते हैं कहीं कोई खजाने का सुराग तो यहाँ मौजूद नहीं। पानी के अंदर जानवरों की कुछ हड्डियां दिखाई दे रही है। अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन सफोकेशन बहुत हो रहा है। क्या हुआ? अचानक हमारे हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने उम्मीद के बुझते दिए को एक बार फिर रोशन कर दिया। हमने जो शिवकालीन ताम्रपत्र देखा था ठीक उसी की तरह ये लग रहा है। तांबे के पत्र पर, तांबे के इस पात्र पर कुछ उकेरा गया है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। यहाँ भी एक मंदिर का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक मंदिर का निशान दिखाई दे रहा है, लेकिन पता नहीं ये है क्या। इसको एक्सपर्ट को दिखाएंगे और एक्सपर्ट्स को दिखाने के बाद ही पता चलेगा ये चीज है क्या। ये हूबहू वैसा ही तांबे का टुकड़ा था जैसा हमने किले के सरदार के 13वें वंशज के पास देखा था। इस पर भी सांकेतिक भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन सवाल यही था कि आखिर ये इस गुफा तक कैसे पहुंचा। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमने एक बार फिर मनोहर हनुमंत देशमुख का रुख किया। ये मेरा ही ताम्रपट है। जब मेरे घर में 2010 में चोरी हुई थी, तब मैंने ये ताम्रपट मेरे पास मेरा ही है। ये तो चोरी जब हुई थी तो वो लेके गया होगा कि कोई खजाना बिजाना ढूंढना होगा। चोरी की घटना कैसे हुई थी? ये तो अभी चोरी की घटना ऐसी है कि सबको मालूम है ये वंशज है। अच्छा। और इसके पास ये ताम्रपट वगैरह है, तो उससे कुछ पता चले। तो इस मामले में तो ये चोरी हुई थी, तो मैंने FIR भी कलवन पुलिस स्टेशन में नोंदाया था इसका। कैसे पहुंचा फिर? अभी ये किसने कैसा लेके गया होगा, वो चोर लेके जा सकता है ना। लेकिन ये तो मोड़ी लिपि में है। जिस लिपि में लिखा होगा उस लिपि को जानते हैं लोग? जानते हैं ना, मोड़ी को जानते हैं, इधर के लोग जो जानते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। अभी जो जिनको देवनागरी आती है, मराठी भाषा आती है, तो उसी मोड़ी उसी का ये है ना। बहुत चौंकने वाली बात है। ये ताम्रपत्र जो हमें एवंतगढ़ के किले में गुप्त जगह पर मिला, ये ताम्रपत्र मूरे साहब का 2010 में ये चोरी हो गया था, जिसकी FIR भी दर्ज की गई थी। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये एवंतगढ़ किले में कैसे पहुंचा। इनके घर से चोरी हुआ ताम्रपत्र यहाँ मूड़ी भाषा में, मराठी की जो मूल भाषा उस भाषा में लिखा गया है। खजाने से जुड़ी हुई जानकारी है और
छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा तैयार कराया गया ये ताम्रपत्र है। इसका एवंतगढ़ के किले में मिलना बहुत चौंकाने वाला और ये साफ दर्शाता है कि आज भी लोग 350 साल पुराने उस खजाने की खोज कर रहे हैं। अंत भला तो सब भला। हमें भले ही खजाने का कोई भी हिस्सा न मिला हो, लेकिन अहिवंतगढ़ के किले में हमें जो ताम्रपत्र मिला वो हथगढ़ किले के सरदार के 13वें वंशज यानी मनोहर हनुमंत देशमुख के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो अपने मेरी अमानत मेरी जान से भी प्यारा है, ये जान से भी महत्वपूर्ण है। ये आपने मुझे प्राप्त करके दिया। इस ताम्रपत्र की चोरी का यह किस्सा बताता है कि चोर इस पर मौजूद कोड के सहारे खजाने तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के उस गुप्त खजाने तक पहुंचने का रास्ता ताम्रपत्र पर मौजूद संकेतों की तरह अब तक रहस्यमयी बना हुआ है। ताम्रपत्र खजाने तक पहुंचने का इकलौता जरिया है, लेकिन फिर भी कोई उसे तलाश नहीं पाया। मुमकिन है कि पेशवा, ब्रिटिश सेना या किसी और के हाथ खजाना पहले ही लग गया हो, या खुद शिवाजी ने खजाने को किसी और किले या स्थान पर छुपा दिया हो। जो भी हो, ये तय है कि बिना ठोस जानकारी के उस खजाने को तलाशना किसी के बस की बात नहीं है।